बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था और हम अपने टॉपिक नंबर 4 पर पहुंचे थे, जो कि है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। आज हमने डिस्कस करना है टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है। सबसे पहले मैं आपको अपनी डेली लाइफ की अगर रूटीन के मुताबिक टॉर्क की कुछ एग्जांपल दूं तो आप को जिन चीज़ों से अक्सर वास्ता पड़ता रहता है उनमें आप देखें तो बाद आप घर के जो दरवाजे हैं घरों के, आप जब दरवाजे को ओपन करते हैं तो दरवाजे का जो हैंडल है उसको जब उससे आप क्या करते हो कि टॉर्क प्रोड्यूस करवाते हो, जिसकी वजह से दरवाजे को खोलना आसान हो जाता है। इसके अलावा किसी नट को अगर खोलना हो तो आप हाथ से नहीं खोल सकते, उसके लिए आप स्पैनर यूज़ करते हो। और स्पैनर क्या करता है, स्पैनर भी टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कम फोर्स भी लगाई जाए तो उसका हम ज़्यादा इफेक्ट हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन की तरफ लेकर जाता हूँ जी। टर्निंग टॉर्क की डेफिनेशन है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और द मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन ये है कि किसी फोर्स लगाकर किसी चीज को टर्न करवा दिया जाए, यानी उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवा दिया जाए, जिससे हम खास से ज्यादा काम ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है कि एक दरवाजे को खोला जा सकता है। आप इसके अलावा मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दी है, किसी नट खोला जा सकता है। इसके अलावा आप ये किसी वाटर टैप को खोल सकते हैं, इसके जो स्टॉप हुक है इसको स्टॉप को आपको यूज करके। तो ये सारी एग्जांपल जो है हमारी टॉर्क की आ जाएंगी। टॉर्क को डिटेल में समझने के लिए यहाँ पर बुक के मुताबिक कुछ ऐसी टर्म्स पहले से एक्सप्लेन की गई हैं, वो मैं एक तरतीब के साथ एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद हम टॉर्क की मज़ीद डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर जो पहली बात यहाँ बुक के मुताबिक दी गई है वो है रिजिड बॉडी का एक कंसेप्ट। रिजिड बॉडी क्या है, इसको डिफाइन किया गया है। ए बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग द फोर्स, देन इट इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। कोई भी ऐसी बॉडी जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल जिसके अंदर प्रेजेंट हों और वो स्मॉल पार्टिकल हों, जब उन पर कोई फोर्स लगाई जाए उनके अंदर जो पार्टिकल हैं उनके दरमियान पेयर ऑफ पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज ना हो, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं कि ये रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी की कई एग्जांपल ली जा सकती हैं। मैं अगर आपको यहाँ पर रिजिड बॉडी की एग्जांपल बताऊं, डेफिनेशन जो है वो तो आपकी बुक पर मौजूद है, आपने इसको बुक से देखना है। लेकिन मैं अगर एग्जांपल आपको बताऊं तो एक स्टोन ले लें आप, या एक वुड की बनी हुई चेयर ले लें। ये तमाम ऐसे बॉडी हैं जिनके अंदर जो पार्टिकल हैं इन पर अगर फोर्स लगाई जाए, इनको टर्न किया जाए तो ये पार्टिकल के दरमियान जो डायरेक्शन जो डिस्टेंस है वो चेंज, पेयर ऑफ पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज नहीं होता। अब आते हैं जी रिजिड बॉडी, कौन कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो रिजिड नहीं है। नंबर 1 पे अगर आए तो ये हमारे पास फोम है। स्टूडेंट, फोम एक ऐसी चीज है जब उसको प्रेस किया जाता है तो या उसको किसी दूसरी साइड पर अगर इस तरह उसको मोड़ दिया जाता है तो वो दोबारा अपनी उसी पोजीशन पर वापस आ जाती है। जब उसको उस पर फोर्स लगाई जाती है तो उनके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, चेंज होता है। अगर पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो पेयर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान तो बॉडी रिजिड बॉडी होगी। और बॉडी ऐसी बॉडी जो रिजिड होती है वो टूट जाती है, लेकिन उनके पार्टिकल एक यानी वो अपनी शेप जो है उसको चेंज नहीं करती है।
मेरे पास ये एक डस्टर है, अगर मैं इसको फोर्स लगाऊं यानी इसको ऐसे दरमियान से चाहूं कि मैं इसको दरमियान से मोड़ दूं तो ये कभी ऐसा नहीं होगा। मैं इसको नहीं मोड़ सकता जितनी मर्जी फोर्स लगाता जाऊं, क्योंकि ये वुड का बना हुआ है और ये रिजिड बॉडी है। अगर ये फोम का बना होता, यानी अब हम इसकी तरह ये एग्जांपल देखें, ये फोम है, दिस इज नॉट रिजिड बॉडी, मैं इसको आसानी के साथ ऐसे मोड़ सकता हूँ। इनके दरमियान जो पार्टिकल हैं, जो कि यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो खासे ज्यादा इसकी शेप अगर देखें पार्टिकल प्रेजेंट है, और जब मैं इनको मोड़ देता हूँ ये क्या होता है कि अगर ये कोई एक पार्टिकल है, ये कोई दूसरा पार्टिकल है, इन दोनों के दरमियान क्या होता है जी, डिस्टेंस जो है आपस में चेंज आता है। पहले डिस्टेंस सेम है, अब डिस्टेंस चेंज हो गया। डिस्टेंस जब चेंज आता है तो ये बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होती, और अगर इनके दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो तो ये बॉडी कभी मुड़ नहीं सकती, टूट सकती है लेकिन ये मुड़ेगी नहीं। जैसे कि मैंने आपके सामने डस्टर की एग्जांपल दी कि ये कैसी बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है। स्टूडेंट, फोम जो है वो रिजिड नहीं है। कोई भी मैं अगर प्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक जिसमें इलास्टिसिटी, कुछ इलास्टिक सा बना हो यानी उसमें लचक हो, तो वो भी रिजिड नहीं होगा। बाज प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जो रिजिड होते हैं। मेरे पास एक हैंगर है, तो आपका क्या ख्याल है कि इसको मैं जब फोर्स लगाऊंगा क्या इसके पार्टिकल के आपस में डिस्टेंस चेंज होगा या नहीं? कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है, प्लास्टिक जो मटेरियल है कुछ ऐसा होता है जो रिजिड होता है, कुछ ऐसा होता है जिन पर फोर्स लगाने से उनके दरमियान जो पार्टिकल का डिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है और वो रिजिड नहीं होते हैं। ये देखें, ये मैंने इस पर फोर्स लगाई है, ये खासी हद तक आप देख सकते हैं कि ये रिजिड नहीं है, खासी हद तक मुड़ गया है, यानी इनके दरमियान जो पार्टिकल का डिस्टेंस है वो चेंज हो चुका है। तो टर्निंग इफेक्ट जो कॉज करती है ना जो बॉडीज, वो हम आमतौर पर रिजिड बॉडीज लेती हैं, जैसे कि स्पैनर है। ऐसा नहीं है कि हम किसी नट को खोलना चाह रहे हैं तो स्पैनर किसी डायरेक्शन में यानी ऐसे वो मुड़ चुका है, वो खुद यानी वो रोटेट ही नहीं करवा रहा उस नट को, खुद ही वो बेंड हो रहा है। तो इसलिए जो टर्निंग इफेक्ट कॉज करवाती हैं वो रिजिड बॉडीज होती हैं, इसलिए यहाँ रिजिड बॉडी को पहले से एक्सप्लेन कर दिया गया है। उसके बाद मैंने आना है रिजिड बॉडी के एग्जांपल लें, तो मैं एक दो एग्जांपल लिख देता हूँ जो कि आप डेफिनेशन के साथ बता सकते हैं। कोई ब्रिक्स हो सकती है, या मैं यहाँ पर चेयर की एग्जांपल दे सकता हूँ, या मैंने यहाँ डस्टर की एग्जांपल आपको दी है। ये हमारे पास रिजिड बॉडीज हैं। स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म डिफाइन की गई है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ जाएं तो उसके लिए मुझे एक एग्जांपल देनी होगी, जो कि हमारे पास किसी भी कोई भी डोर की एग्जांपल है जो मैं यहाँ पर आपके सामने ले रहा हूँ। स्टूडेंट, ये मेरे पास कोई डोर है जो कि यहाँ पर मैंने डायग्राम में आपको समझाने के लिए बना दिया है। यहाँ पर हमारे पास का हैंडल है जिससे हम इसको ओपन करते हैं और फिर क्लोज करते हैं। हाँ, इसको जरा गौर से देखें, और आप इसको पहले भी आप देख चुके हैं लेकिन अब आप इसको फिजिक्स की नज़र से देखें। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर इसका ये साइड जो है जिसको हम हिंज बोलते हैं, यहाँ इसके साथ अटैच होती है, और यहाँ से क्या होता है कि ये यहाँ पर जो पार्टिकल है यानी ये यहाँ पर इसका एक एक्सिस बनता है जिसके गिर्द बाकी पूरा डोर रोटेट कर जाता है, लेकिन यहाँ पर रोटेशन नहीं होती है। और अगर इस पूरे एक्सिस की बात की जाए तो ये एक ऐसा एक्सिस है जिसके गिर्द बाकी पार्टिकल, पूरे डोर के तमाम पार्टिकल सर्कुलर पाथ में हम कह सकते हैं मूव करते हैं। अगर हम इस जो डोर है उस पूरे सर्कल में मूव करवा सकें तो, लेकिन हमारे पास ये कैपेसिटी ही इतनी होती है कि हम इसको यहाँ से यहाँ तक, मैं कोई दूसरी डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमारे पास कितनी कैपेसिटी होती है, हमारे पास कैपेसिटी इतनी होती है कि हम इसको यहाँ तक ओपन करवा सकते हैं। और उसके बाद
फिर दोबारा से हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये यहाँ पर पहले मौजूद था, अब ये हमारे पास डोर जो है वो यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ से दो बातें आपको समझने को मिलेगी। एक ये है कि यहाँ पर एक वो एक्सेस है जिसके गिर्द ये पूरा डोर जो है वो रोटेट करता है। सर्कुलर पाथ में भी रोटेट कर सकते हैं, लेकिन ये हाफ सर्कुलर होता है, यानी मुकम्मल तौर पर तो नहीं होता। और दूसरा कोई ऐसा एक्सेस है जिस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो डोर है उसका जो हैंडल बनाया गया है वो यहाँ की बजाय यहाँ पर बनाया हुआ हो या यहाँ पर बनाया हुआ हो, ऐसा कभी नहीं होगा। उसकी रीजन क्या होती है कि ये टर्निंग इफेक्ट जब कॉज किया जाता है, किसी टर्न किया जाता है, किसी भी रिजिड बॉडी की एग्जांपल दी जाए, या हम डोर की एग्जांपल ले रहे हैं या स्पैनर की एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसके लिए हम जो जिस जगह पर फोर्स लगा रहे होते हैं, यानी यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो एक्सिस जिसके गिर्द ये डोर पूरा का पूरा रोटेट करता है, उससे इसका डिस्टेंस ज्यादा करना होता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा टर्निंग इफेक्ट कॉज करवा सकते हैं। और ये हमारी एक बड़ी रीजन है। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। ये हम इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले मैं डिफाइन कर देता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या, क्योंकि मैंने आपको पहले डिटेल के साथ थोड़ा समझाया है। हुक के मुताबिक डेफिनेशन पर आए तो अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन, एक रिजिड बॉडी जो कि एक किसी खास लाइन पर रोटेट करती है, जो कि मैंने यहां पर आपको दिखाया है। द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन सर्कल, जो पार्टिकल हैं बॉडी के वो सर्कल में मूव करते हैं। ये एक सर्कल मैंने बनाया है, ये कोई दूसरा सर्कल होगा, यहाँ कोई तीसरा सर्कल होगा, यहाँ कोई फोर्थ सर्कल होगा। अगर हम डोर की बात कर रहे हैं, अगर हम स्पैनर की बात करें तो स्पैनर से जब नट को ओपन किया जाता है उसकी डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम कोई स्पैनर लें तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ कोई भी हमारे पास स्पैनर है, तो ये स्पैनर से अगर हमने डोर ओपन करना है तो ये नट ओपन करना है, तो क्या करेंगे कि जिसको सर्कुलर पाथ में, जिसके तमाम पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे होंगे। ये भी कोई रिजिड बॉडी है और ये डोर भी कोई रिजिड बॉडी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसको रोटेट करवाने के लिए हाफ सर्कल बनता है, सेमी सर्कल, कंप्लीट सर्कल नहीं बनता। तो डेफिनेशन को मैं बता रहा था, रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट द लाइन, द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन सर्कल विद देयर सेंटर, पार्टिकल मूव करते हैं अपने किसी सर्कल पर अपने सेंटर के अराउंड, और लाइंग ऑन दिस लाइन, तमाम किसी लाइन पर या इस लाइन पर मूव कर रहे हैं। कोई यहाँ पर पार्टिकल है वो इस लाइन पर, कोई किसी और दूसरी लाइन पर, एंड जो पार्टिकल जिस लाइन के अराउंड मूव कर रहे होते हैं, ये अगर एक ये दरमियान में इसका सेंटर बनता है और इस सेंटर पर अगर कोई पार्टिकल मौजूद है, या अगर इसको हम एक पूरी लाइन माने, जिसको मैं बोर्ड मास्टर के आपको शो करवा रहा हूं, या यहाँ पर ये एक पूरी लाइन माने, तो इसके गिर्द बाकी तमाम पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं। इस लाइन का नाम, दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पर जो लाइन है ये हम यूं ड्रा कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर ड्रा करना मुश्किल है क्योंकि ये 3 डायमेंशन में आएगी, 3rd डायमेंशन में। और यहाँ पर जो डोर है, यहाँ से हम इसको इजीली समझ सकते हैं, ये जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस लाइन के गिर्द पार्टिकल तमाम के तमाम रिजिड बॉडी जो है उसके तमाम पार्टिकल मूव करते हैं, इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको इसकी डेफिनेशन दिखा दी है कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स प्रोड्यूस टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसको हम टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो टॉर्क जो है ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये हमने चेक करना है। आपने देखा होगा कि ये एक स्पैनर लिया है, इसकी जगह पर मैं स्टूडेंट इसको जरा वाज़ेह करूं तो ये एक स्पैनर है, तो
तो इसकी जगह पर मैं कोई दूसरा स्पैनर भी ले रहा हूं। आपने जिसको हम नट खोलने के लिए, नट ओपन करने के लिए यूज करते हैं, कोई दूसरा स्पैनर मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूं। तो आप जरा इसको गौर से देखें। ये कोई दूसरा स्पैनर है जी। अच्छा स्टूडेंट, इसमें जरा मैं इसकी लेंथ ज्यादा कर देता हूं। अब आप इसको जरा ऑब्जर्व करें। ये जो मैंने स्पैनर फर्स्ट जो है इसको ए का नाम दे देता हूं, सेकंड बी का नाम दे देता हूं। जो मैंने बी पर बनाया है, इस स्पैनर को आप जरा गौर से देखें तो ये हमारे पास इसकी शेप बनती है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, आपने कभी ना कभी ये बात चेक की होगी कि ये कोई भी नट है उसको हम हाथ से नहीं खोल सकते। उसकी रीजन ये है कि हाथ से हम इतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। और अगर दो स्पैनर लिए जाएं, एक ए स्पैनर जो कि छोटा है, लेंथ उसकी कम है, और कोई दूसरा स्पैनर लिया जाए बी स्पैनर जिसकी लेंथ ज्यादा है, आप बताएं कि किसी एक नट को खोलने के लिए किस स्पैनर से आसानी होगी। तो यकीनी बात है कि बी स्पैनर जो है उससे हम ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवा सकेंगे। ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाने की वजह से उसमें ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और बी स्पैनर से हम इजीली नट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ अगर डोर की मैं बात करूं तो ये जो डोर है स्टूडेंट, ये इस वक्त ओपन है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर हैंडल जो लगाया गया है वो आमतौर पर यहाँ पर लगाया जाता है, इसकी बजाय मैं उसको सेंटर में लगा दूं तो क्या ख्याल है कि जो डोर है उसको ओपन करना आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा? यकीनी बात है कि डोर को ओपन करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक बात का पता चलता है कि स्पैनर की लेंथ जितनी ज्यादा इंक्रीज की जाए या डोर को जितना ज्यादा उसका जो हमारे पास हैंडल इसको जितना दूर किया जाए एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उतना ही उसमें ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। तो इस बात को हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि जो टॉर्क है ये ना सिर्फ इस फोर्स पर जो हम उस पार्टी पर लगाते हैं ना सिर्फ उस पर डिपेंड करता है, बल्कि ये उस लेंथ पर भी डिपेंड करता है जो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और लाइन ऑफ एक्शन तक जो लेंथ होती है, ये इस जिस पॉइंट पर फोर्स लगाई जाती है ना स्टूडेंट, ये इसको हम लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, और इसका जो फोर्स लगती है इसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इनके दरमियान जितना लाइन ऑफ एक्शन और एक्शन ऑफ रोटेशन, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इन दोनों के दरमियान जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, जितनी लेंथ ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। तो अब मैंने आपको बताना है कि लाइन ऑफ एक्शन क्या है। लाइन ऑफ एक्शन को हम डिफाइन करेंगे कि द लाइन along which a force is called the line of the action of the force। वो लाइन जिस पर इसको आप से अंडरलाइन करें, वो लाइन जिस पर फोर्स लगाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन। और इसके बाद हमारे पास जो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम नाम देते हैं अपना मूवमेंट आर्म। ये जो लेंथ है इसका नाम यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम नाम देते हैं मूवमेंट आर्म का। और इसको हम अपने इस वीडियो के इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में आपको डिटेल के साथ बताएंगे। आज के लिए हमारा टॉपिक यही तक है। इस टॉपिक को हम अपने अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।